बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन कासिम और आज आपको याद कराना चाहूँगी कि हर हाथ पकड़ाने वाला इंसान या हाथ पकड़ने वाला इंसान आपका दोस्त नहीं होता। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी का लाइफ लेसन है या ज़िंदगी का सबक है जो अगर हम यंगर ईयर्स में सीख लें, जवानी में सीख लें, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि एज़ अ मदर मैं अब देखती हूँ कि मेरा बेटा माशाल्लाह 18 साल का हो गया, हमजा अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, सेहत दे, बाकी दोनों भी बड़े हो रहे हैं। फिर मेरे जो दोनों जो स्टेप चिल्ड्रन हैं, दानिया और कमाल, दानिया माशाल्लाह 26 की है, कमाल 23 साल का है। तो जब 3 बच्चे एडल्ट कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपकी सोच बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। और स्पेशली जब आप देख रहे होते हो कि वो किन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, किन मामलात से, तो एक तो अपना वक्त भी याद आता है जब हम उस एज के थे, और उसके साथ साथ एक परेशानी भी होती है कि या अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और इन बच्चों को प्लीज़ किसी गलत इंसान के हाथ ना चढ़ने देना। अब गलत इंसान के हाथ चढ़ने का मतलब क्या होता है? ज़रूरी नहीं है इसका मतलब यही हो कि कहीं लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें और एक रोमांस हो। सॉरी, ये तो बल्कि दुनिया का अब मेरे ख्याल से सबसे कम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है। और वैसे भी अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, जायज़ रिश्ता है, तो माँ बाप भी इस चीज़ में ना नहीं करते। गलत हाथों में पड़ने का मतलब है बुरी कंपनी, जिसमें हमारे दोस्त भी इंक्लूडेड होते हैं, और गलत हाथों में पड़ने का मतलब है ऐसे लोग जो आपको पैसों के मामले में या गलत काम करने के मामले में गुमराह करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एड्रेस करूँगी दोस्तों की बात। नानो हमेशा कहा करती थी कि एक हाथ पे अगर अपने दोस्त आप गिन सकते हो और पूरा हाथ मुकम्मल हो जाता है 5 की 5 उंगलियाँ के, आपके 5 अच्छे दोस्त भी हैं इस दुनिया में, तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। वैसे तो एक मुखलिस दोस्त भी मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाती है व्यूअर्स। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा यंग लोग कम्पेटिटिव हो गए हैं, इतनी जेलसीज़ हो गई हैं कि इवन बेस्ट फ्रेंड्स अब उस ज़माने के बेस्ट फ्रेंड नहीं रहे जो हम मेरे ज़माने के होते थे। हम जब छोटे होते थे, मुझे याद है कि अगर किसी एक बच्ची के मैथ्स कमज़ोर है, बाकी स्टूडेंट्स का अच्छा है, तो हम सारे बैठ के ट्यूशनों वाले मामले से कहीं आगे बढ़ के, मतलब आपस में ही बैठ के पढ़ाई कर ली। जो कमज़ोर है उसको बाकियों ने पढ़ा लिया, कोई और एक और सब्जेक्ट में कमज़ोर है, फ्रेंड्स मिल के पढ़ा लिया। अगर कोई मसला पड़ा तो जाके हमारी अम्मियों से बात करना, उनको कन्विंस करना, फिर फैमिलीज़ के आपस में ताल्लुकात होना। तो इन सब चीज़ों की वजह से होता ये था कि जो आपकी दोस्तियाँ होती थी वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही रहती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बदमिजाज अगर कोई इंसान ज़िंदगी में आ जाता था या मूडी आ जाता था तो ये एक प्रॉब्लम होती थी। अब आपस में इतना मुकाबला हो गया है, सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं, पढ़ाई, कपड़े, जूते, मतलब एक तो आपकी अपीयरेंस, उसके अलावा आप कितना सोशलाइज़ करते हैं, कितना नहीं करते। आपका सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे एक सहेली की 8000 फॉलोइंग है तो दूसरी की 2000 फॉलोइंग है और एक की फॉलोइंग है ही नहीं। तो मतलब इस किस्म की वियर्ड किस्म की कंपेटिटिव चीज़ें। फिर सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें लगाना, अपनी अच्छी लगाना, जो आसपास 7 दोस्त हैं उनकी जान के ऐसी तस्वीर लगाना जिसमें वो आप जितने अच्छे नहीं लग रहे। किसी ने अजीब सी शक्ल बनाई है या कोई वियर्ड से किसी जाविये से उनका मुंह चेंज हुआ है तो लोगों ने वो तस्वीरें लगा दी कि हम अच्छे लग लें, दूसरे बुरे लग लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यूअर्स बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और फिर ये आपके ताल्लुकात को भी मुतासिर करती हैं। इसी तरह अगर आपकी अच्छी कहीं दोस्ती हो और आपको कोई मिसगाइड करे पैसों के मामलों में, या आपको गलत मशवरा दे, बच्चे का दाखला नहीं हो रहा या आपका बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको चीटिंग का मशवरा दे देना, या किसी को नशे के गलत मामलात में लगा देना, या अल्कोहल की चीज़ों की तरफ ले जाना, ये सारी चीज़ें आज की दुनिया में व्यूअर्स एग्जिस्ट करती हैं। और ये चीज़ें हमने अपने बच्चों को एक्सप्लेन करनी है और गाइड करनी है कि जस्ट बिकॉज कोई फ्रेंड आपका या आपकी कोई दोस्त, आपकी मतलब फीमेल फ्रेंड हो, मेल फ्रेंड, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करिए या आपके साथ बहुत ज़्यादा ही हाँ लाड प्यार करिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ 100% सिंसियर हो। और सिंसियरिटी वक्त के साथ आपको पता चलती है। सुख दुख के मौक़ों में कौन आपके साथ खड़ा होता है, किस तरीके से आपके साथ चलता है, क्या आपकी जो सीक्रेट्स हैं या जो पर्सनल बातें हैं या आपके ऐब हैं उनके ऊपर वो इंसान पर्दा डालता है, ना कि उनकी नुमाइश करता है और आपको लोगों के सामने एम्बैरस करता है। बहुत सी अंग्रेज़ी की फ़िल्में भी हमने देखी हैं जिनके अंदर होता है कि एक लड़की होती है, वो मीन गर्ल होती है और वो बाकी सबको तंग करती है। अब तो ज़माना ऐसा है कि हर घर में एक मीन गर्ल बैठी हुई है
किसी और बच्ची को तंग करने के लिए, या ऐसे लड़के बैठे हुए हैं जो दूसरे लड़कों को तंग कर रहे होते हैं, या लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को। आई मीन बात ये है कि दोस्ती, उसका मतलब क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये तो लोगों ने समझना ही छोड़ दिया है। देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत सी चीज़ों में होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो हमारे रिश्तों में, हमारे ताल्लुकात में होती है। लेकिन जैसे कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेट किया और गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपने बहुत बड़ा नुकसान उठाना है। उसी तरह आप खसारे में रहेंगे अगर आपने गलत दोस्तों का इंतखाब किया, गलत बिजनेस पार्टनर्स का इंतखाब किया, गलत लाइफ पार्टनर का इंतखाब किया। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बड़े मसाइल की तरफ ले जाती हैं। देखो, 3 चीज़ें तो हम चूज़ कर सकते हैं ना अपनी ज़िंदगी में ताल्लुकात में। एक दोस्ती यारी, फ्रेंड्स जिनको हम अपनी फैमिली भी बुलाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो फैमिली है जो हम खुद चूज़ करते हैं। हमारे काम के कॉलीग्स हो गए जिनके साथ हम जॉब पे जाते हैं, इनको भी हम खुद ही चूज़ करते हैं ना कि इनके साथ अब 100 लोग अगर एक दफ़्तर में काम करते हैं तो इक्का दुक्का से ही आपकी दोस्ती होती है। सारे दफ्तर से तो हेलो हाय हो सकती है, लेकिन फ्रेंडशिप तो एक जो लोगों के साथ ही होती है। तो वो भी किस किस्म के लोग हैं ये भी देखना ज़रूरी है। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है कि आपने ज़िंदगी में किस इंसान का इंतखाब करना है ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। अब चाहे वो घर वाले कर रहे हो या आप खुद कर रहे हो, जो भी कर रहा हो, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। सेंसिबल अंदाज में बढ़ना चाहिए और दूसरे इंसान को फ़ौरन से 100% ट्रस्ट करके अपना सारा कुछ उसके ऊपर डाल देना। मैं तो ऐसे लोगों को भी मेरी एक हमारे जानने वाले हैं मियाँ बीवी, वो मेरी दोस्त है, वो मुझे बताती है कि तो मुझे यकीन नहीं आता कि कहती है बैठे बैठे हम लोग गप लगा रहे थे, मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्त ने डिसाइड किया कि चलो हम गाड़ियाँ चेंज कर लेते हैं आपस में। अच्छा, हस्बैंड कहती है मेरा मियाँ आपको पता है भोला सा है और वो है भी उनका बेस्ट फ्रेंड, तो उसने कहा कि चलो गाड़ियाँ चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसने जाके उसके नाम पे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा दी। उस लड़की ने अपने मियाँ उस लड़की के मियाँ ने अपने फ्रेंड के नाम पे गाड़ी रजिस्टर करवा दी। जब उसे कहा कि आ चल तेरी वाली गाड़ी मैं रजिस्टर करवाऊँ, तो सीधी बात है उस बंदे ने बेसिकली रजिस्टर नहीं करवाया। ये स्यापा कोई 6-8 महीने चला। उसके बाद देखिए व्यूअर्स, अगर एक बंदे ने गाड़ी दूसरे बंदे के नाम कर दी है, कानूनी तौर पे भी वो कोई केस बन नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसने बेवकूफ़ी की। एक बंदा अगर उसके गाड़ी रजिस्टर करा रहा था अपने नाम पे, तो उसको अपने नाम पे दूसरी साथ ही करा लेनी चाहिए थी। खैर जो भी मामला, तो वो ये कह रही थी कि देखो तुम, कैन यू बिलीव इट, ये वो। मैंने कहा अच्छा कितना पुराना दोस्त है? कहती है 1.5-2 साल पुराना दोस्ती है, न्यू फ्रेंड है लेकिन बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गाड़ियाँ चेंज करने का अगर फ़ैसला किया तो लिखत पढ़त करके क्यों नहीं किया? कहती है दोस्त है, आप देखें ना, हर रोज़ हमारा आपस में मिलना जुलना उठना बैठना, उनकी वाइफ से मेरी दोस्ती। मैंने कहा सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदा अंधाधुन एक चीज़ पे निकल जाए। सिंपल सी बात है व्यूअर्स, अगर कोई आपने ट्रांजैक्शन ऐसा करना है या कोई बिज़नेस डीलिंग करनी है या लिखत पढ़त का काम करना है, भाई बहन के साथ भी अगर आपकी कोई इस तरह की डीलिंग है, माँ बाप के साथ भी है, तो कागजात तो पूरे करके करें ना। वही वाली बात ना, हर हाथ पर आने वाला आपका सगा नहीं होता। एंड टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी सगे भाई बहन भी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि बंदा सख्ते में चला जाता है कि ये सगा भाई था, सगी बहन ने हक खा लिया। व्यूअर्स, ये सब चीज़ें इस दुनिया में होती हैं। तो जो हम कहते हैं ना अक्सर आपस में, हमारी टीम भी एक दूसरे को कहती है भाई लूज़ बॉल नहीं कराना, लूज़ बॉल नहीं कराना। आपने अपनी चीज़ें मुकम्मल सही तरीके से लेके चलनी है और ख़ुद मुख्तार हों। उन लोगों को ट्रस्ट करें जिनके साथ आपकी एक हिस्ट्री है और जिनको आपने आजमाया हुआ है किसी ना किसी वे में। और अब बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा की तरफ, जो मेरे ख्याल से ज़ोर से उनको कोई बात आ रही है। कुछ आपको भी चुभी है ये बात, मुझे लग रहा है, यानी कि आप भी डसी गई हैं एट सम पॉइंट किसी ना किसी फ्रेंड से। Yes, हम सारे डसे गए हैं। मज़े की बात बताऊँ कनीज़, हम सारों के साथ एट सम पॉइंट आप लोगों के एज ग्रुप में ना हो चुका है ये, और एक्चुअली होना ज़रूरी और इस स्टेज है। पे भी होता है। ये ज़रूरी है, आपको पता चलता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आपको ये लेसन ना मिले, आप मतलब अंधाधुन चलते जाते हो। वही तो बात है ना कि देखो, बात इम्पॉर्टेंट ये है कि एक दफ़ा डसे जाएं तो सीख जाएं। एग्जाम्पल आपको देती हूँ मेरे अपने, ये चलेंगे बड़े अरसे पहले मैंने एक बात शेयर की थी, आज फिर से रिमाइंड कर देती हूँ। मुझे ये बात करनी भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं जब करती हूँ ना तो मेरा खून खौलता है। क्विकली आपको बता देती हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी हमारे एक बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड थे। उसको पता है कि उसको हमेशा मैंने बेटा बेटा बच्चा बच्चा करके ना उससे बात की। तो एक दिन मुझे कहता है आप ही, मैंने आपसे मिलने के लिए आना है, आपसे ज़रूरी बात करनी है। आया, उसने बात की, उसने बताया आप ही, मैंने घर वालों को नहीं बताया लेकिन मुझे ना हो गया कैंसर, और पता नहीं ब्लड कैंसर हो गया, तो मैंने उसका इलाज जाके कराना है अमेरिका से,
उसने कुछ रिपोर्टें भी मुझे दिखाई, वो जो जितनी मुझे समझ आई वो सारा कुछ ऑथेंटिक था। तो उसने मुझे कहा कि जी मुझे इतने रकम की ज़रूरत है, लाखों में। मैंने खैर चूड़ियाँ थी, कोई 2-4 चीज़ें थी, मैंने कहा फैसल को बताऊंगी वैसे ही डांटेंगे। मैंने जाके अपनी कोई चीज़ें बेच बूझ करके उस बच्चे को पैसे दिए और मैंने कहा तुम जाओ करो। अच्छा, उसके कोई 2 महीने के बाद उसने कहा जी मैं आपको 6 हफ्ते में रिटर्न कर दूँगा। अब 2 महीने गुजर गए, मैंने भी बड़े नीवे होकर फ़ोन करके कहा, मैंने कहा बेटे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी अपनी फैमिली में कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी और वो कवर करनी थी, मज़ीद क्लोज रिश्तेदार। उस बंदे को भी पता था ये मसला चल रहा है। बाद में क्या पता चला, एक तो उसने पैसे भी नहीं दिए और ऐसे जलील करके तोड़ के 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 25-25 हज़ार करके दिए कि सच्ची बात है, इस तरीके से भी आप पैसे देते हो, जब बड़ी रकम दो और वो आपको तोड़ के कोई दे, और इतना जलील करके दिया कि भाई आपको जब मैंने दिया बाइज़्ज़त अंदाज में आके आपके हाथ में पकड़ाया और आगे कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं की। आपने जब मुझे देने थे तो आपने जलील करके दिए और ऐसे मुझे पैसे दिए कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई तो बस इस्तग़फ़ार भिखारी हूँ। कोई भीख भी मांगने के लिए आए तो आप उसको इज्जत से दें, आपके दूसरे हाथ को भी ना पता। इतना इंसल्ट मुझे किया, और ये कुछ 5-6 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि भाई उधार में पढ़ना ही नहीं है ज़िंदगी में, कभी देना है तो दे दो, उधार में नहीं पढ़ना भाई। और सीधी बात है, आधे साधे पैसे पर दरगुजर भी करने पड़े। और ये हमारे पुराने फैमिली फ्रेंड्स मेरे सामने बड़ा हुआ, और बाय द वे कैंसर नहीं था उस लड़के को, उसने फेक रिपोर्ट्स जनरेट की और ये उसने कुछ 6 और हमारे जानने वालों के साथ किया। समझ आई? सो ऑलवेज बी केयरफुल। किचन में क्या बन रहा है, परेशान सी हो गई हो, आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में ऐसे मामलात हो जाते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि जब इस तरह पैसे कभी निकल जाते हैं ना, तो शायद कहीं आपसे इंसान से खुद कोताही हो गई हो, कहीं आपने ज़कात नहीं पूरी की, कहीं ऊंच नीच हो गई हो, तो वो बैलेंस में आ जाती है। और शायद वो मेरे हिस्से के थे ही नहीं पैसे, लेकिन अगर वो गर्क होने भी हैं तो अपनों के हाथ तो ना हो ना। बिल्कुल जी। किचन में आज बन रहा है अफ़गानी चिकन कोफ्ता, तो उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलें। ऑसम। हाँ जी। तो उसके लिए हमें जो चाहिए, कोफ्ते के लिए चिकन 1 किलो, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, प्याज 1 अदद, धनिया 3 खाने के चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, तेल 1 चाय का चम्मच। ग्रेवी के लिए तेल 1 कप, दही आधा किलो, क्रीम 1 पैकेट, इलायची 3 से 4 अदद, दालचीनी 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। सो इसका जो मेथड है वो ये है कि जितने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए गए हैं, आपने चिकन का कीमा लेना है, चिकन का या मटन का या बीफ का, इट्स अप टू यू। उसके अंदर ये सारे आपने स्पाइसेस वगैरह मिक्स कर देने हैं। मिक्स करने के बाद आपने उनको इस तरह ये मीट बॉल्स की तरह बना लेना है, जिस तरह ये मीट बॉल्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने ग्रेवी की तरफ चलना है। ग्रेवी का मेथड ये है कि आपने पैन में ऑयल डालना है, ऑयल डाल के दालचीनी, इलायची और सब्ज़ इलायची वगैरह आपने इसको थोड़ी देर पकाना है। जैसे इसकी खुशबू निकलेगी आपने इसमें दही ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है। दही का जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा क्रीम ऐड की जाएगी। स्पाइसेस डाले जाएंगे। स्पाइसेस में नमक, काली मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, और लास्ट पे जब आप कोफ्ते ऐड कर देंगे, कोफ्ते को आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई इसलिए कर लेना है कि वो उसके जो मीट बॉल्स की जो शेप है वो बिल्कुल उसी तरह मेंटेन रहे। इस तरह आप डायरेक्ट ग्रेवी में डालेंगे तो वो टूट भी सकते हैं। और जो फ्राइड कोफ्ता होगा वो आपने ग्रेवी में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको कोई 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है कि जो ग्रेवी का टेस्ट है वो कोफ्ते के अंदर भी चला जाए। और लास्ट पे गार्निशिंग के लिए कसूरी मेथी और हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया और अदरक वगैरह आप डाल सकते हैं एंड उसको सैलड के साथ सर्व करते हैं। दैट्स इट। ऑसम। चावल के साथ ज़्यादा मज़े के लगते हैं या उसके साथ रोटी नान के साथ? चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं। वैसे तो अफगानी रोटी एक बड़ी है स्पेसिफिक किस्म की होती है, उसके साथ ही यूजुअली ग्रेवी का इस्तेमाल होता है, या फिर इसके साथ अगर अफगानी पुलाव हो तो वो भी मज़े का हो जाता है। बट अफगानी पुलाव आप बनाएं विदाउट एनी मीट इन इट, मीट के बगैर यखनी पुलाव स्टाइल में अगर आप बना लें तो वो भी बड़ा मज़े का इसके साथ लगता है। उसका वो स्वीट किशमिश विशमिश गाजर वाजर का फ्लेवर और ये बड़ा डिलिशियस हो जाता है। डन। ओके व्यूअर्स, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बड़ा लेक्चर दे दिया कि भाई सोच समझ के दोस्तियाँ और फैसले करने चाहिए। बट एक बहुत ही अजीम पर्सनैलिटी की बल्कि डेथ एनिवर्सरी है, उनसे रिलेटेड भी आज हमने बात करनी है। आज जिस पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है व्यूअर्स, वो उनके साथ मेरा अपना भी एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। अभी हम जैसे बात कर रहे थे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, जिनकी मैं बात करने जा रही हूँ वो एक्चुअली मेरी अम्मी की स्कूल के ज़माने की कॉन्वेंट की क्लास फेलो भी थी। ये तो बहुत बड़ी स्टार, लेकिन एहसास उनके स्टार होने का
बहुत लेटर ऑन इन लाइफ हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली खाला तो खाला होती है, आप ये तो ऑब्ज़र्व ही नहीं करते ना कि वो कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि घरों में मुलाकातें होती हैं। एक बहुत ही अमेजिंग खातून जो एक बहुत बड़ी माँ की बेटी थी, आज ज़िले हुमा साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है। 16 मई को आप हमसे जुदा हुई। आपकी पैदाइश 21 फरवरी 1944 में हुई लाहौर में। आप एक बेहतरीन और वर्सटाइल सिंगर थीं। मलिकाए तरन्नुम मैडम नूर जहाँ साहिबा की साहबजादी। ज़िले हुमा साहिबा ने अपनी वालिदा के उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद से मौसीकी की तरबियत हासिल की। आपने 1990 से सिंगिंग का बाकायदा आगाज़ किया और उसके लिए आपको प्रॉपर परमिशन अपनी अम्मी से लेनी पड़ी। एक वक्त एक अरसा था जहाँ पे आपको इजाज़त भी नहीं मिली, कि जब तक अम्मी को ये नहीं आपकी महसूस हुआ कि ठीक है अब इस लेवल पे हो कि आप पब्लिकली परफॉर्म कर सकते हो। और बाकायदा प्रॉपर आपने अपनी पढ़ाई लिखाई मुकम्मल की, उसके बाद आप सिंगिंग की तरफ आई। रेडियो एंड पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ आपने बहुत काम किया। आपने 2 म्यूज़िक एल्बम्स भी रिलीज़ किए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी ज़िले हुमा साहिबा को बहुत रिकग्निशन मिली। आप के बेटे अहमद अली भट्ट, उनके साथ मेरा पर्सनली काम करने का भी बहुत एक्सपीरियंस है, एंड अगेन वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स ऑल्सो। आपके बेटे कुकी भी बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़, और वही चीज़ है ना कि जनरेशन टू जनरेशन टैलेंट चलता रहा। तो ज़िले हुमा साहिबा को हम याद कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। और यहाँ पे ये भी बताऊँगी कि ब्रेक के बाद हम क्या करने जा रहे हैं। ज़िले हुमा साहिबा जो हैं, आपको डायबिटीज़ थी और आपकी डायबिटीज़ बिगड़ गई, कुछ एहतियात नहीं की, और कुछ जनरली भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आज हमने सोचा कि क्योंकि हम मैम को भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो हमने शो पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट को बुलाया है, जिनसे हम गाइडेंस लेंगे कि ओबेसिटी, मोटापा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, एंड देन ऑफ कोर्स अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया एक बहुत ही अकम्पलिश्ड एंड ब्रिलियंट डॉक्टर ने। आपका नाम है डॉक्टर रिजवान अहमद ख़ान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वास्सलाम जुगन, शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में बुलाया। और डॉक्टर साहब अभी आपसे बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें करनी है मैंने, और करनी भी मोटापे के बारे में, और मोटापा भी नहीं, ओबेसिटी की। लेकिन डॉक्टर रिजवान एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। ये टर्मिनोलॉजी अब अपने जहन में फ़िट कर लें। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वेट लॉस और स्पेशली मोटापे, और मोटापे से बढ़ के ओबेसिटी की बात करेंगे, और ये जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं और डायबिटोलॉजिस्ट का इससे ताल्लुक़ क्या होता है, ये भी हम गाइडेंस लेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि हम हमेशा मॉर्निंग शो पे आपसे एक ही बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, राइट डॉक्टर के पास जाएँ अपनी प्रॉब्लम या इशू के लिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ओबेसिटी, पहले मोटापा होता था या ओवरवेट या फैट की बात होती थी, अब डॉक्टर्स बात करते हैं ओबेसिटी की, और उसकी भी डिग्रीज़ हैं। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, ओबेसिटी 2 तरह की होती है। एक पेरिफेरल ओबेसिटी होती है, एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है। पेरिफेरल ओबेसिटी मीन कि आपकी पूरी बॉडी पे वेट ज़्यादा है। एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल मीन कि आपकी टमी वेट ज़्यादा है। तो जो टमी वेट है एक्चुअली सेंट्रल ओबेसिटी है, ये ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू द पेरिफेरल ओबेसिटी, बिकॉज़ वो आपको हार्ट डिजीज़ के लिए जी बेसिकली तैयार करता है। एक्चुअली हम जो आपका वेट होता है और आपकी जो हाइट होती है उसकी एक रेशो BMI देखा जाता है। एक ख़ास BMI लाइक यूरोपियन अमेरिकन में 25 से ज़्यादा हो, हमारे यहाँ एशियन में 23 से ज़्यादा हो तो उसको ओवर वेट कंसिडर करते हैं। अगर हमारे यहाँ 27 से ज़्यादा हो तो उसको ग्रेड 1 ओबेसिटी कहा जाता है। इसी तरह ग्रेड 2 ओबेसिटी, 3 और ग्रेड 4 ओबेसिटी। मतलब यूरोपियन का और हमारा थोड़ा सा BMI का क्राइटेरिया डिफरेंट है। उनका 25 है, हमारा 23 है नॉर्मल BMI जो होता है। अगर इससे वो जनरली ज़्यादा चौड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। और अगर ऑफ कोर्स आप खुद बहुत, मतलब जैसे कि लड़के होते हैं, अगर लड़का बहुत टॉल है, ज़्यादा चौड़ा है, हड्डियाँ चौड़ी हैं, तो फिर ऑब्वियसली 25 से अबव जो है उसको फिर आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे डिस्कस करेंगे तो वो आपकी बॉडी मास इंडेक्स तरीके से निकाल भी लेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ओबेसिटी का डॉक्टर साहब एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट से क्या ताल्लुक है? आप तो डायबिटीज़ वालों को देखते हैं या
एंडोक्राइन के मसाइल को, तो ये ज़रा समझाएंगे कि देखिए, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है वो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो बॉडी में होते हैं उससे रिलेटेड बीमारियों को देखता है। अब एंडोक्राइन हार्मोन्स डिफरेंट ऑर्गन्स से रिलीज होते हैं। सर, ये एंडोक्राइन भी समझाएं है क्या? एंडोक्राइन बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। लाइक पेंक्रियाज में से जो रिलीज़ होते हैं, इसके एक एंडोक्राइन इनर पोर्शन को हम एंडोक्राइन कहते हैं। इसी तरह थायराइड हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपके एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स हो गए, जितने भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दे ऑल आर द एंडोक्राइन हार्मोन्स। यानी कि अगर थायराइड का किसी को प्रॉब्लम है जी बिल्कुल, तो आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। बिल्कुल अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, आपने एंडोक्राइन, अगर लबलबे का मसला आ रहा जी है, बिल्कुल, आपको अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं तो वो भी एंडोक्राइन के पास आपने जाना है, न कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। मतलब गायनेकोलॉजिस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बता देगी कि जी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, PCOS जिसको हम कहते हैं, उसके बाद आपका इलाज वो नहीं करेंगे। उसके बाद आपने अगला कदम लेना है और आपने जाना है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, और वो फिर आपको बताएंगे कि इस चीज़ को काबू में कैसे लेके आना है। यही सारी मुख्तलिफ बीमारी हैं, मोस्टली एंडोक्राइन जो डिजीज़ हैं, यही वजह है मोटापे की। फिर एक मोटापा तो बीमारियों की वजह से होता है। डायबिटोलॉजिस्ट फिर क्या करता है? वो तो डायबिटीज़ को, इंसुलिन को। एक्चुअली डायबिटोलॉजिस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ठीक है सर। तो वो हम साथ इसलिए लिख देते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही डायबिटोलॉजिस्ट एक्चुअली होता है और यही डायबिटीज़ का इलाज करता है। ठीक हो गया, ये बात हो गई क्लियर। डॉक्टर साहब, समझ नहीं आती है कि आजकल एक तरफ लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरी तरफ ओबेसिटी का भी शिकार है। समझ नहीं आती कि ये मोटापे का इतना ज़्यादा इशू और शरह क्यों बढ़ती जा रही है, जबकि पूरी दुनिया कॉन्शियस हो गई है, एक्सरसाइज, फिटनेस, ये वो। पाकिस्तान में ये ओबेसिटी का इतनी शरह क्यों बढ़ रही है? आपने और ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ भी हो जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पाकिस्तान में ओबेसिटी की भी शरह बढ़ रही है और डायबिटीज़ की भी शरह बढ़ रही है। पहले एक में से तीन में से एक बंदा होता था, अब 3 में से 2 लोगों को डायबिटीज़ है और 1 को नहीं। जी, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो आप देखें ना, एक डाइट में 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक क्वालिटी ऑफ डाइट और एक क्वांटिटी ऑफ डाइट। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा क्वांटिटी ऑफ डाइट से क्वालिटी ऑफ डाइट जो है ना वो ज़्यादा मैटर करती है कि हमारे यहाँ कितनी मिकदार खा रहे हैं अहम नहीं है, किस मयार का खाना खा रहे हैं जी, वो किस ज़्यादा मयार, हाँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आपकी डाइट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो जो ना खालिस ग़िज़ा है, जिसमें आप देखें अगर गंदे घी इस्तेमाल हो रहे हैं, दूध आपको खालिस नहीं मिलता, तो ये चीज़ें आपके अंदर जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं और वो इन्फ्लेमेशन आपके ऑर्गन्स को डैमेज करती है। लाइक पेंक्रियाज को अगर वो डैमेज कर देगी, ठीक है ना, एक नाखालिस खुराक की वजह से जो वज़न बढ़ेगा वो ज़्यादा बुरा है एज़ कम्पेयर टू एक खालिस खुराक जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक डाइट और इनऑर्गेनिक डाइट। बहुत ज़्यादा आप यूरोप में भी देखते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में देखते हैं कि ऑर्गेनिक डाइट खाएं। जी, वहाँ आप जाएं किसी भी स्टोर पे तो आपको ऑर्गेनिक अलहदा मिलता है, इनऑर्गेनिक अलहदा मिलता है। तो डाइट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। पहले क्या होता, आप आज से 20-30 साल पहले देखें ना, तो हमें अगर कोई किसी दोस्त को मिलने जाना होता था तो हम पैदल वॉक करके उसके घर जाते थे। अब हमने अगर थोड़े से फासले पे भी जाना है तो अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं, मोटर बाइक यूज़ करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, लग्जरी ज़्यादा आ गई है, तो उसकी वजह से। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जैसे आपने कहा ना कि लोग कहते हैं हम थोड़ा सा खाते हैं और वज़न बढ़ जाता है, वो एक्चुअली वजह ये होती है कि एक बंदा है, उसने 1000 कैलोरीज़ ली हैं और उसने दिन में 800 कैलोरीज़ कंज्यूम की हैं, तो वो 200 कैलोरीज़ कहाँ जानी है? वो आपकी बॉडी में ही डिपॉजिट होनी है ना, वो मोटापे की शक्ल में आपके सामने आएंगी। फिर अब मोटापे की वजह से फिर मुख्तलिफ बीमारी होंगी जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसी तरह एक और बंदा है, वो 5000 कैलोरीज लेते हैं, मतलब उससे एक दूसरे बंदे से 5 गुना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन उसका वर्कआउट है,
वो वॉक करता है, उसकी डेली रूटीन इस तरह की है, वो 5000 ले रहा है और 6000 कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 5000 जो उसने ली वो भी कंज्यूम कर ली, 1000 उसकी बॉडी में से जाएंगी, उसका वेट कम हो रहा होगा। जो 1000 ले रहा है वो 800 कंज्यूम कर रहा है, उसमें 200 डिपॉजिट हो रही होगी। तो ये नेगेटिव बैलेंस जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। लेकिन लोग तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं ये कराने के लिए। देखें, आपको एक्चुअली जो लोग ओबीज़ होते हैं ना, उनको सब आइडियली तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे पहले वो आपको क्लिनिकली असेस करेगा कि आपको किसी बीमारी की वजह से या हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से तो वेट गेन नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्लियर करें ना कि कितने से ज़्यादा वज़न हो। जैसे कि 5 पाउंड अगर आपका बढ़ा हुआ है वेट और आप कम करना चाह रहे हैं तो वो तो चले आप डाइट, वर्कआउट और न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। बिल्कुल। कितना से ज़्यादा, कितने मतलब किलो या पाउंड से ज़्यादा आपका वेट हो तो आपको डॉक्टर के थ्रू ही करना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसे लोग भी जानती हूँ जो 40-40 किलो वज़न कम कर चुके हैं न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, लेकिन उसके बाद मेडिकल प्रॉब्लम्स इतनी हो गई कि उनको हल करते करते। जी देखिए, मैं आपके सवाल का ना जवाब एक दूसरे एंगल से दूंगा कि आइडियली आपको जाना ही डॉक्टर के पास चाहिए, ताकि वो आपको क्लिनिकल असेस कर ले कि किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये लाइफस्टाइल की वजह से। अगर वो लाइफस्टाइल की वजह से है और वो ग्रेड 2, ग्रेड 3 यानी मॉर्बिड ओबेसिटी या सीवियर ओबेसिटी है, तो वो फिर सिर्फ डाइट से नहीं ठीक होगा। उसके लिए जो FDA अप्रूव्ड मेडिसिन्स हैं, वेट लॉस की मेडिसिन है, जो ओबेसिटी की मेडिसिन है, वो यूज़ की जा सकती हैं या फिर सर्जरी करवाई जा सकती है। अच्छा, नहीं, मैंने अभी एक एक करके जाना है डॉक्टर साहब। पहले मैं गोलियों की बात करते हैं ना। एक वक्त था, एक दवाई होती थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, पत्ते नीले रंग के, आपको पता होगा। उसकी गोली जो है लोग खाते थे अपना वेट कम करने के लिए। वो लेते थे वो लोग जो डायबिटिक या प्री डायबिटिक होते थे, वो लोगों ने खानी शुरू कर दी, इससे वेट कम होता है। ठीक है ना, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो उस गोली के बाद फिर और भी बड़ी चीज़ें आई, लोगों ने हर्बल वाटर से पता नहीं की नॉनसेंस लेनी शुरू की। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ जो इसी शो पे डॉक्टर साहब आई, उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए क्योंकि वो जो हर्बल वाटर ले रही थी और उसके अलावा और कोई पानी नहीं पी रही थी। उस हर्बल वाटर में पता नहीं क्या अजीबोगरीब जड़ी बूटियाँ थीं, उसकी पूरी की पूरी उसकी किडनीज, उसका लिवर, उसके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उड़ गया, उसकी इंटेस्टाइन का भी एक हिस्सा निकालना पड़ा। उसकी माँ ने उसको एक गुर्दा डोनेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको 30 किलो वजन कम करना था उसने, तो वो कोई अजीब कोई हर्बल वाटर्स लेने शुरू हो गई। बिल्कुल ये भी हुआ मामला। ये कोई 8-10 साल पहले इसी शो पे हमने उस बच्ची को भी बुलाया उसकी स्टोरी सुनने के लिए। अब नया स्यापा शुरू हो गया, हर दूसरा बंदा टीके लगा रहा है वजन कम करने के। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि आपको वो दवाइयाँ और बाय द वे 2 साल पहले जब अभी मैंने अपनी बेटी नूर का वेट नहीं उतारा था, तो मुझे भी मेरी अपनी 2 दोस्तों ने कहा कि ये टीका लगाना शुरू कर ले। सही है। मैंने कहा बट ये तो प्रॉपर इंजेक्शन है, ये तो इंसुलिन टाइप कोई चीज़ लग रही। नहीं तुम ये ले लो। मैंने कहा मैंने नहीं लगाना, मैं क्यों लगाऊं? कम से कम कोई नुस्खा तो लिख के देना, तुम्हारी डोज फर्क मेरी डोज फर्क। मैं बहुत कंफ्यूज थी उस वक्त, मुझे समझ नहीं, मेरे को मैं समझ, मुझे भी दोस्त ने कहा कि तुम ये कर लो, तुम इतनी टेंशन ले रही हो, एक्सरसाइज कर रही हो। तो मैंने कहा वजन चढ़ाए 9, 8, 10 महीने में, तो उतारने में मुझे ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा है कि एज फैक्टर भी होता है, क्या मसला है? तो ये फिर टीके भी आ गए, अब तो हर घर में टीके लोग लगा रहे हैं वजन कम करने के। देखें, बड़ी क्लियर सी बात है कि FDA दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जो ड्रग्स अप्रूव करता है जब उनके रिसर्च ट्रायल्स कंप्लीट हो, फेज़ 1, 2, 3, 5 साल 10 साल का रिसर्च डेटा होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को देखा जाता है। सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो FDA की वेबसाइट खोलें, उस पर ओबेसिटी की ड्रग्स देख लें, उस पर एक पूरी लिस्ट आती है, 6-7 ड्रग्स हैं जो अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, जिनके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दें। कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स तो हो सकते हैं कि किसी को थोड़ा सा नौजिया हो गया 1-2 दिन के लिए, ये इस तरह की बात, लेकिन वो FDA अप्रूव्ड हैं और वो सेफ़ ड्रग्स हैं। लेकिन वो मैं नहीं आपको प्रिस्क्राइब कर सकती, आप मुझे नहीं कर सकते, सही कहा आपने, डॉक्टर ही कर सकता है। और अगर डॉक्टर ने आपको नुस्खा दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि आप पाकिस्तान में, बाय द वे ये भी बता दूंगी, जो टीके लोग लगा रहे हैं सब, अनलेस आपको डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया, आप अगर वो ले भी रहे हैं ना, तो आपको पहले ही वार्निंग दे दूं व्यूअर्स, वो आपको नकली मिल रही है फिर, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो सिर्फ क्लिनिक से मिलती है नुस्खे के साथ,
या फिर हेल्पलाइन है उससे कॉल करके नुस्खा दे के, वो आपका नुस्खा देख के डॉक्टर से कंफर्म करके फिर आपको डिलीवर करते हैं। सब बिल्कुल सही है। सो अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि सर्जरी के क्या ऑप्शंस हैं। आई रिमेंबर यंगर ईयर्स में लाइपोसक्शन की बात होती थी, लेकिन वो एक कॉस्मेटिक चीज़ है। तो प्रॉपर वेट लॉस के तरीके जो डॉक्टर साहब रेकमेंड करते हैं एज अ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एज अ डायबिटोलॉजिस्ट, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी डॉक्टर रिजवान अहमद ख़ान नियाज़ी ने हमें गाइडेंस दी ब्रेक से पहले, क्योंकि आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं। ओबेसिटी से रिलेटेड, मोटापे से रिलेटेड हमने बातचीत की, सीवियर मोटापे से रिलेटेड। अब ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि कितने मसले, कितने मामलात होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए, मोटापा इन इट सेल्फ, ये तो मैं क्योंकि खुद आपको पता है, व्यूअर्स गुजरी हुई हूँ आप लोगों के साथ, मेरा माशाल्लाह से अब 16-17 साल का साथ है ऑन एयर का, मॉर्निंग शोज़ का। तो आपने मुझे अपने मोटे से मोटे फेज़ में भी देखा है, पतले से पतले से में। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि लास्ट टाइम जब मैं अब नूर के साथ प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे 45 किलोज़ चढ़े थे, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी, एक्सरसाइज भी नहीं कर रही थी, और सच्ची बात है इतनी मैं डिप्रेस थी कि मैं खाई जा रही थी। तो वो मैंने कुछ नुकसान अपना खुद किया, कुछ हालात ऐसे थे, तो इतना वेट चढ़ गया व्यूअर्स के चला नहीं जाता था। लिटरली एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती थी, सांस फूल जाता था। मैं बात कर रही हूँ बच्चा होने के बाद भी, बच्चा हो गया उसके बाद मैं ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो मोटापा एक बीमारी है और ये इंसान को बड़ी तकलीफ़ से गुजारती है, लेकिन ज़ाहिरी बीमारी के साथ साथ जो बीमारियाँ आती हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप गाइड करें हमें। जैसे कि जुगन ने बताया कि मोटापा जो है ना वो एक बीमारी है, बल्कि मदर ऑफ डिजीज़ है। अब देखिए, आप अगर मोटे होते हैं तो इसका मतलब है आपका फ़ैट परसेंटेज बढ़ रही है। अब बॉडी में जब फ़ैट परसेंटेज बढ़ेगी तो मैं आपको डिफरेंट ऑर्गन्स पे उसका इफ़ेक्ट क्या है, लाइक पेंक्रियाज पे अगर फ़ैट ज़्यादा डिपॉजिट हो गई है तो वहाँ पे वो लोकल इन्फ्लेमेशन करेगी, पेंक्रियाज डैमेज करेगी, दैट विल रिज़ल्ट इनटू द टाइप 2 डायबिटीज़। इसी तरह अगर फ़ैट जो है खून की नालियों में ज़्यादा इकट्ठी होनी शुरू हो गई है तो वो दिल की बीमारी, हार्ट अटैक की सूरत में सामने आएगी, या स्ट्रोक, फालिज के अटैक की सूरत में सामने आएगी। इसी तरह जो मोटापा है, जो लोग मोटे होते हैं उनमें डिप्रेशन की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। जो मोटे लोग होते हैं उनमें 15 टाइप के जो कैंसर्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एक थिन लीन पर्सन की, उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो मोटापा जो है बहुत सी बीमारियों की वजह है। तो इसलिए फैटी लिवर, जी फैटी लिवर, बिल्कुल आपने याद करा दिया। हर दूसरा बंदा, इस वक्त हर दूसरा बंदा फैटी लिवर नहीं, मेरा हो गया था ना, इसलिए तो बता रही हूँ आपको। मैं आपको और एक दफ़ा बाय द वे मेरा वजन कम भी हो गया, लिवर वहीं का वहीं फैटी खड़ा है। और ये नंबर 1 काज है इस वक्त लिवर फेलियर की, कि फ़ैट लिवर में डिपॉजिट होती है। ये पहली स्टेज होती है, फैटी लिवर होता है। सेकंड स्टेज होती है इन्फ्लेमेशन, स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, आपके लिवर एंजाइम रेज होते हैं। फिर इससे अगली स्टेज होती है, फिर आप लिवर फेलियर की तरफ जाते हैं। तो इसलिए मोटापा जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। ये जड़, ये मतलब जड़ भी है और गढ़ भी है बीमारियों का। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। सो प्लीज़, एक तो मैं सब व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो अंडरस्टैंड करें कि वो मोटापे की बीमारी से गुजर रहे हैं। खुदारा प्लीज़ उनको जलील ना करें, उनको बुरा ना महसूस कराएं, बल्कि उनके अंदर ये ख्वाहिश या ये काविश पैदा करें कि वो उसको कम करने की कोशिश करें। एक बात याद रखिएगा, हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स है जिसका वज़न हेल्दी वज़न से ज़्यादा है। इधर हम बिल्कुल भी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, जहन्नुम में जाए पेरेंट्स, इस वक्त अपनी सेहत, जान है तो जहान है, जान है तो जान। दिखने में क्या है, वो लोग भी तो इस दुनिया में है ना, जो जिनका खुदा न खास्ता जिनके जो जल गए या जिनको किसी वजह से दिखने में वो उतने खूबसूरत नहीं लगते जैसे वो लगते थे, लेकिन जिस्मानी तौर पे तो कम से कम सेहतमंद है ना, जिंदगी तो भरपूर अंदाज से जी पा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है अगर आप हेल्दी हैं तो। सो ये सब कुछ व्यूअर्स हो जाता है अगर आप मोटापे का शिकार हो। अब डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात की कि खुराक के थ्रू वो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जी बिल्कुल। सो पहला कदम तो आई गेस यही होगा कि खुराक के आपके पास कोई आए, अब वो बहुत मोटा है, ओबेसिटी के हाई लेवल पे है, ठीक है, आपने उसको खुराक से भी ठीक कर लिया, आपने उसे दवाइयों से भी करने की कोशिश की, दोनों चीज़ें नहीं काम की। इसके बाद तीसरा कदम क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए ऑप्शंस क्या हैं? जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले डाइट
मेडिसिन सेकंड नंबर पे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे सर्जरी, सर्जरी आप करवा सकते हैं। लाइपोसक्शन डॉक्टर साहब? जी नहीं, लाइपोसक्शन कोई इतना रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। जो बैरिएट्रिक सर्जरी है जिसमें स्टोमिक बाईपास के प्रोसीजर हैं, एक्चुअली दे हैव द 4 प्रोसीजर्स, जिसमें बलून है? जी बैलून है, स्लीव स्टोमिक कट किया जाता है, फिर एक स्टोमिक बाईपास किया जाता है, जॉइंट लगाया जाता है, कोई ड्यूडिनम और उसका कुछ पार्ट जो होता है ना वो स्किप किया जाता है। एक्चुअली मैं आपको ना बड़े मज़े की बात बताऊं, जब ये स्टोमिक बाईपास के उनके 2 प्रोसीजर हैं और दीज आर द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर्स जिनसे वेट लॉस होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर शहरयार, वो बड़ा अच्छा ये प्रोसीजर करते हैं, शायद आप जानते भी हों डॉक्टर शहरयार को। मैं इसीलिए तो मुस्कुराई हूँ, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है माशाल्लाह। इज़ वर्ल्ड फेमस, बहुत अच्छे। तो ये जो स्टोमिक बाईपास के दोनों प्रोसीजर्स हैं, एक्चुअली इनसे सिग्निफिकेंट वेट लॉस होता है। आप और सीवियर या मॉर्बिड ओबेसिटी जो अगर आपकी है तो उससे आप बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करके हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आपने स्टमक बाईपास का यानी कि पूरा काटते हैं? नहीं, जो रिसेंट जो एडवांसेस हैं उसमें वो एंडोस्कोपिक कर रहे हैं, बिल्कुल एक मिनिमल सा इंसिजन होता है, ठीक है ना, मिनिमल सा आपके नेल जितना इंसिजन होता है और उसी से वो एंडोस्कोप पास करके वो आपका स्टोमिक बाईपास का प्रोसीजर करते हैं। एंड दीज आर द रिवर्सिबल प्रोसीजर्स, आप अगर उनको रिवर्स करवाना चाहें तो दीज आर द रिवर्सिबल। लेकिन डॉक्टर साहब देखें ना, छोटे अब यहाँ पे सॉरी मुझे ये बात करनी पड़ेगी, देखें लेटर एज में जाके तो फिर भी लोग मान जाते हैं इस चीज़ को। जो यंग लोग हैं, अब जैसे कि 16 साल का बच्चा है, उसका बहुत वजन ज़्यादा है, 22 साल की लड़की है, उसका बहुत वेट ज़्यादा है, तो क्या उनके केस में भी ये रेकमेंड किया जाता है? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि यंग लोगों में अब ज़्यादा इनकरेज किया जाता है कि बाकी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। बिल्कुल, 16 ईयर की आपने बात की, इवन 13 प्लस वालों को रिकमेंडेड है, आप सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है, और उससे वेट लॉस हो सकता है। आपको मैं इससे भी मज़े की बात बताऊं, ये जो स्टोमिक बाईपास की जो 2 सर्जरीज हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, एक्चुअली इनसे वेट लॉस होता है कैसे? जब ये बाईपास करते हैं तो अल्लाह ताला ने बॉडी में ऐसा सिस्टम रखा है कि इस बाईपास करने की वजह से बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बिल्कुल ही मोटापे की वजह से वो लो लेवल पे होते हैं। जैसे ये बाईपास का प्रोसीजर होता है, लाइक अगर उनका लेवल फॉर एग्जांपल 20 पे है तो इट गोज़ अप टू द 2000, और वो हार्मोन्स ही वेट लॉस एक्चुअली करवा रहे होते हैं। और इस वक्त जो रीसेंट एडवांसेस हैं, जो वीकली इंजेक्शंस आए हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आप FDA की वेबसाइट पे देख सकते हैं, वो एक्चुअली वही हार्मोन है जिनको हम GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं, ठीक है ना, ये बॉडी में बनते हैं। एक्चुअली जो हार्मोन्स हम देते हैं वेट लॉस के लिए या बैरिएट्रिक सर्जरी, स्टोमिक बाईपास सर्जरी के नतीजे में इन हार्मोन्स की रिलीज़ ज़्यादा होती है और यही हार्मोन्स ही एक्चुअली वेट लॉस कराते हैं। मैं इससे भी मज़े की बात आपको बताऊँ, जब आप 4-5 kg वेट गेन करते हैं ना, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। लाइक किसी ने 5 kg वेट गेन किया है तो मोटापे की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करेगा। इंसुलिन इज़ ए वेट गेनिंग हार्मोन, इंसुलिन की वजह से वेट गेन होगा। वो एक तो लाइफस्टाइल, ये डायबिटिक लोगों को नहीं अप्लाई करता जी। इंसुलिन हर इंसान के जिस्म की ज़रूरत है। ये आप डायबिटिक लोग सुन के एक्साइटेड ना हो जाए, अच्छा फिर हम इंसुलिन छोड़ देते हैं, हमारा वजन कम हो जाएगा। आपके लिए ये जानलेवा होगा। अगर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर से, आपने वो लेनी है, क्योंकि वो आपके जिस्म की जरूरत है। कम हो गया तो भी मर जाएंगे, बिल्कुल ज्यादा हो गया तो भी। बैलेंस जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, मयाना रवी। अच्छा, इंसुलिन वेट गेनिंग हार्मोन है। फिर जब इसके अलावा और हार्मोन्स भी, गर्लिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, इनकी रिलीज़ भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो आप लाइफस्टाइल से वेट गेन कर रहे होते हैं, दूसरा आप वेट गेन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोन्स ये ख़राब होते हैं रिलीज़, ये भी वेट गेन कर, आप फिर विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। आप देखें ना, बहुत से पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हम डाइट भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वेट लॉस नहीं होता। एक्चुअली प्रॉब्लम किधर होता है कि उनकी ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। जब तक इस चीज़ को करेक्ट ना किया जाए, इस हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट ना किया जाए, और इसको जैसे ही करेक्ट किया जाए एकदम से वेट लॉस होता है। वो ठीक है, लेकिन अब कर दिया हमने, ये
छोटे यंग लोगों में क्या आप ये सर्जरी करके बस छोड़ देंगे या इसको रिवर्स करेंगे बाद में? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता होता है। आपने ये हर पेशेंट टू पेशेंट डिसीजन लेना होता है। जब टारगेट्स अचीव हो जाएं तो रिवर्स भी की जा सकती है या उसको उसी तरह कंटिन्यू भी किया जा सकता है। सारी ज़िंदगी भी? जी बिल्कुल किया जा सकता, कोई ऐसी इसका बात कोई नहीं है। नुकसान नहीं है? देखें, दो तरह के हम साइड इफ़ेक्ट्स कंसिडर करते हैं। एक होते हैं, हम कहते हैं कि कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पोरेरी बेसिस पे, ट्रांजिएंट साइड इफ़ेक्ट्स हुए, दैट्स शुगर लो हो जाती है उनको ज़्यादा। हम कुछ थोड़ी बहुत रेमेडीज़ के साथ मैनेज कर ले। एक होते हैं कोई क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट हो गए, किसी को कोई बॉडी ऑर्गन डैमेज हो रहा है या कुछ तरह की चीज़, वो नहीं है। ना वो सर्जरी के हैं ना वो मतलब मेडिसिन के हैं जो FDA अप्रूव्ड मेडिसिन। और ये सिर्फ तब आपके लिए यूज़फुल है अगर आप मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके कराएंगे, क्योंकि यही जी, चीज़ें जब बिल्कुल। आप गलत तरीके से कराएंगे, कॉस्मेटिक सर्जन्स और इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएंगे, तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, उसके बाद फिर आप बड़े किसी नुकसान में भी पड़ जी, सकते हैं और बिल्कुल। डेथ भी हो जाती है। जी बिल्कुल। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अमेजिंग किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन राइट पर्सन करेगा और डॉक्टर बताएगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं। किसी खातून ने 15 किलो अपना वेट कम करना है और वो सोच रही है कि यार ये वेट लॉस का बड़ा अच्छा तरीका है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये तब ऑप्शन है अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। बिल्कुल सही आप कहा डॉक्टर आपने। को ना बताएं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी और आपके टेस्ट के हिसाब से चल रहा है। डॉक्टर साहब, एंड में आपका पैगाम क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें, मेरा मैसेज ये है आपके लिए कि आप अपना वज़न ना बढ़ने दें, एक हेल्दी वेट रखें और ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएं, खाने के लिए ज़िंदा न रहें। तो अगर आप अपना वज़न नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल BMI रखेंगे, तो बहुत सी बीमारियां, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, दिल की बीमारियां, फैटी लिवर, इनसे आप बच सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हम जो बीमारियों का इलाज या जो चीज़ करते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए करते हैं, न कि कोई भी बीमारी या कोई भी इलाज आपकी ज़िंदगी को कम ज़्यादा कर सकती है, बल्कि आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है ना, वो अच्छी रखने के लिए आपने ये सारा कुछ करना होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। जैसे कि मैं आपको ब्रेक में भी बता रही थी, शो पे भी अक्सर कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में फ़रिश्ते भेजे हैं तो वो डॉक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारी तकलीफ़ से निकालते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा से हमें फिर शिफा मिलती है। सो द पॉइंट इज़, डॉक्टर्स बड़ी मेहनत करके, बड़ा एफ़र्ट करके, बड़े साल मेडिकल ट्रेनिंग से गुजर के स्टेज पे पहुंचते हैं। प्रॉपर डॉक्टर की सिलेक्शन करना एंड एक्चुअल डॉक्टर की सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वज़न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू, भी आपने 10 पाउंड भी कम करने, पहले जाके एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से, डायबिटोलॉजिस्ट से मिल लें ताकि वो आपके पूरे टेस्ट करा लें, अंदर कोई निज़ाम हज़म, कोई और इशू तो नहीं है, वो देख लें। अगर नहीं है तो वो आपको बता देंगे कि भाई ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका वज़न कम हो जाएगा। फिर आप वो चीज़ें न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाएँ और वो आपको डाइट प्लान बना ले। बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कुछ म्यूज़िक, कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ बातचीत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त दो लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो शदीद मुश्किल इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा हैं। है तो एक ही इंडस्ट्री, विद इन द इंडस्ट्री बहुत से डायनामिक्स आते हैं। हम बल्कि ब्रेक में बात कर रहे थे कि हमने गुफ्तगू तो कोई और करनी थी, लेकिन मैंने अपना रोना डाल दिया। आगे से फिर मेरे भाई ने भी अपना रोना डाला और हमारी प्यारी सी लाडो रानी भी जो एक साथ आई हुई है, उन्होंने भी कहा कि यार बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना। तो माजरत से आज हम कुछ दिल की बातें शेयर करेंगे आपके साथ। वैसे तो हमारे मुल्क के सुपरस्टार हमारे साथ हैं और एक राइजिंग स्टार भी हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में तो उन्होंने तहलका मचा ही दिया है, अपना जाने पता नहीं और कहाँ कहाँ तहलका मचाएंगी। तो आइए मिलते हैं। इनका तो चेहरा देखेंगे तो आप कहेंगे इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, जिनको बेशुमार नेशनल अवार्ड्स तो अपनी जगह, इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन होस्ट और एक बेहतरीन इंसान अदील बरकी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जुगन। आप सलामत रहिए और तरक्कियों की ये मनाजिल कभी ख़त्म ना हो। आपके तो गोडे को हमेशा मैं हाथ लगाती हूँ, हमेशा, क्योंकि पहला आपका इंटरव्यू मैंने आपको दिया था और आप इतने मुबारक रहे मेरे लिए। देखें, एक तो आपने मुझे बड़े मोहब्बत से मेरे साथ डील किया
लेकिन उससे बढ़ के लिटरली हमारी एज में कोई इतना डिफरेंस नहीं है दिल भाई और मेरी, बट द पॉइंट इज लिटरली बच्चों की तरह बेटियों की तरह मुझसे बात करें। दैट्स ग्रेट। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे अजीब एक्सपीरियंसेस हुए होस्टिंग में कि मैंने कहा यार शुक्र है कि पहला इंटरव्यू इन्हीं का किया, वरना मैं भाग जाती। आप इतनी पॉजिटिव हैं कि मैं आपके मुंह से ये बातें सुन के अपने आप पे मुझे प्यार आने लगा है कि वाकई में अच्छा आदमी हूँ। कोई दुनिया में है जो आपको नहीं प्यार करता? अच्छा एक बार लाडो रानी जो बैठी है मेरी शहजादी, पूरी की पूरी फैशन मॉडल है ये लड़की हमारी। भाई किरण मानी हमारे साथ हैं, बेहतरीन फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, उसके अलावा व्लॉगिंग भी अमेजिंग करते। ब्लॉगिंग हो गई, सोशल मीडिया आपने सांभा हुआ है दुनिया में। बस कैसी हैं आप मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक्चुअली मैं गुफ्तगू का रुख जो है एक सर्टन डायरेक्शन में ले जाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक अवार्ड की मुझे खबर आई है अपने भाई की। जी जी। अमेरिका से भी अवार्ड ले लेता तुसी? कोई दुनिया का कोना छोड़ा जहाँ से अवार्ड नहीं लिया। या इस अवार्ड की कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें थी, ज़रा शेयर करेंगे हमारे साथ? अच्छा, नंबर एक तो ये है सबसे जो रीसेंट वाला जी है। जी जी, ज़िंदगी माशाल्लाह अब उस हद पर आ गई है जहाँ पर फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। अल्लाह से शुक्राना अदा करने के अलावा इन अवार्ड्स का एक कुछ साल पहले शायद क्रेज़ था। ये अवार्ड असल में मेरे मुल्क के लिए भी एक एजाज़ है, जो मुझे अमेरिका से शीला जैक्सन ली जो कांग्रेस लीडी हैं उनकी मौजूदा गवर्नमेंट की, उन्होंने मुझे 4 साल पहले भी दिया था बेस्ट सूफ़ी सिंगर का, और उन्होंने इस साल भी मुझे मेरी अदबी खिदमात पर द बेस्ट रिकग्नाइजेशन लेटर ऑफ द ईयर दिया। और उसके साथ उन्होंने, अगर आप वो चला रहे होंगे फुटेज, तो उन्होंने 4 मिनट की बड़ी अच्छी स्पीच उस अवार्ड से पहले मेरे बारे में दी। तो वो हमने वाशिंगटन डीसी रोज़ गार्डन से वसूल किया। आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि जब अमेरिकन वीज़ा के लिए लाइनों में लगना और इंटरव्यू देना और नफल मानने, और आज ये है कि वो मोहब्बत से हमें इनवाइट इतने करना बाइज़्ज़त अंदाज में वीज़े दे के बुलाते भी हैं और उसके साथ साथ फिर आपको रिकग्निशन भी देते हैं और मल्टीपल वीज़े देते हैं कि भाई आएँ और जैसे entertain आपने करें अभी इनका कहा कि ये राइजिंग स्टार है, तो बिल्कुल इब्तिदा इंसान की यहीं से होती है, फिर अपनी मेहनत से अल्लाह ताला उसे भाग लगाता है और वो आगे जाता है। कितना गहरा समंदर होता है, लेकिन अगर आप उसकी पहली इकाई की बात करें तो वो एक कतरा ही है ना पानी का। एक पहली इकाई तो एक समंदर की भी कतरा है। तो आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहेंगे, और माशाल्लाह अगर डाउन टू अर्थ रहें आपकी तरह, कौन सा अवार्ड आपको नहीं मिला। तो इस जैसे मैचलेस शो का आप जिक्र करें तो मॉर्निंग शोज़ में माशाल्लाह, अब मुझे बहुत सारे शोज़ में जाता भी हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे जुगन के मॉर्निंग शो में आना होता है उस दिन एक अजीब सी अच्छी सी फीलिंग। आज मेरी वाइफ आमना ने भी आना था, लेकिन बच्चों का वो एग्जाम्स चल रहे हैं और पेरेंट्स टीचर कोई मीटिंग PTC थी, यहाँ पे और यही टाइमिंग थी उसकी, इस वजह से उसने मिस किया। अदरवाइज़ हम लोग सुबह डेली बड़े शौक से इस प्रोग्राम को देखते हैं। थैंक यू सुनते सो हैं। मच भैया। आप आज मैंने अब उस टॉपिक की आपको एक तो बहुत बहुत मुबारक हो भैया, यू आर द प्राइड ऑफ आवर नेशन, और आप पूरी दुनिया में हमें रिप्रेजेंट Thank you करते so हैं। सो ब्लेस यू ऑल्सो किरण। आई वांट टू गिव यू क्रेडिट कि आप सोशल मीडिया पे चलो अपना फैशन दूसरी चीज़ें करते हो, बट आप बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी देते हो। उन वीडियोज़ के अंदर ही आप इतनी अच्छी पॉजिटिव बातें करते हो कि सबसे बड़ा जो आप फेवर किसी इंसान को दे सकते हो, स्पेशली जो आपको फॉलो करता है या आपका फ़ैन है, वो यही कर सकते हो ना कि उनको अच्छी मत दे दी, कोई अच्छी एडवाइस दे दी। यू डोंट जस्ट टॉक अबाउट फैशन, यू ऑल्सो टॉक अबाउट बीइंग अ गुड पर्सन, और ये बड़ा अहमियत वाह है। आज के हमारे शो की जो शुरुआत में बात की कि हर हाथ पकड़ाने वाला, हाथ थमाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। डेफिनेटली ये काम के लोग भी होते हैं या आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, इसके अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जिनका आप, अगर आप फॉर एग्जांपल लाइफ पार्टनर की बात करें, कॉलीग्स, फ्रेंड्स और लाइफ पार्टनर, इन तीनों का इंतखाब बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अरे ना करें, सोच समझ के इंतखाब कर भी लें तो अब मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ। मेरा बचपन का दोस्त, इतना प्यार करने वाला दोस्त, जान से प्यारा दोस्त, बस उसने मुझसे मेरा घर मांगा कि जी मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है और मैं 2 साल में तुम्हें नया घर ले दूंगा इस जैसा। घर तो गया, ये अलहदा दुख है, लेकिन दोस्त भी गया ना। वो अब मेरा फ़ोन सुनता है,
ना वो मुझसे बात करता है, और कोर्ट कचहरी जाते हुए दिल में तकलीफ़ होती है कि इस दोस्त के लिए कोर्ट कचहरी में जाऊं जिसके साथ इतनी दफ़ा हम खुशी गम में सांझे खड़े हुए हैं। अल्लाह करे ये प्रोग्राम देख रहा हो और उसे कुछ आए ख्याल और वो मेरे हक के पैसे मुझे वापस कर दे। नहीं, एक्चुअली लोगों ने आजकल ना दोस्ती का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। जहाँ तक बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ तक दोस्ती चलती है, उसके बाद बस खत्म। लेकिन एक और भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं, विच इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारा जो काम है। देखिए, ये तो आपने दोस्ती की बात की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शेयर की क्या वाक़या जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि अदील भाई मेरी अपनी दोस्त, उसके मियाँ की किसी से बड़ी अच्छी दोस्ती थी 1.5 साल से, बड़े बडीज़ ही है वो, उसने कहा चलो गाड़ियाँ बदल लेते हैं। अगले ने अपने नाम उसकी गाड़ी करा के गायब। वो जब अपनी गाड़ी को रजिस्टर करा, उसकी गाड़ी को अपने नाम पे रजिस्टर कराने की कोशिश की तो वो ना फ़ोन ना उठाए, आई बाई शाई, 6 महीने गुजरे और अब वो बंदा गायब। और क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है ना, बस गाड़ी एक बंदे ने दूसरे बंदे के नाम कर दी, कोई लिखत पढ़त इन्होंने की नहीं दोस्ती यारी में, और लिखत पढ़त ना करने की वजह से मारे जाते। बट हम तो ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते, कमिटमेंट ही पूरी की जाती। मेरी कुछ पेमेंट्स है फरवरी से ड्यू है, अभी तक नहीं मिल रही है मुझे। वो फरवरी की बात करिए, हम 2 साल पहले की फरवरी की टेंशन लेके बैठे। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये शो, क्योंकि जुगन के इस मॉर्निंग शो में बहुत लोगों की भलाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि हम बहुत हंसते खेलती बातों में भी कुछ ऐसी मतलब की बात कर देते हैं जो करोड़ों लोगों में से अगर चंद लोगों के भी दिलों में लग जाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके होते हैं, डेली मैं देखती हूँ। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? बिकॉज देखो, आप भी एक वर्किंग लेडी हो, आपने एक काम अपना शुरू किया। अगर आपने अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टार्ट किया तो इसलिए किया कि यार दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। हमने जब पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया तो आपने मुझे बताया कि आप आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी सब चीज़ों को बैलेंस में लेके चलूँ। लेकिन बंदा बैलेंस में कैसे लेके आए? अगर आपने 8 दिन काम किया पिछले महीने में, 8 दिन डिफरेंट चीज़ें आपने बनाई लगाई ब्रांडेड, उसके बाद किसी ने भी आपको पैसे नहीं दिए, काम आप करते जा रहे हैं, पैसे आपको काम जब तक काम चल रहा है तो चल रहा है, नहीं तो रोक नहीं सकते हैं काम को। बट आप फिक्र ना कीजिए, कोई ना कोई इस दुनिया को चलाने वाला है और इंशाल्लाह वो इंसाफ करता है। नो, बट मैं ये ज़रूर एक बात कहूँगी व्यूअर्स के, देखिए, किसी के आपने पैसे देने या चीज़ देनी है, कोई भी चीज़ देनी है, आप अगर नहीं भी दे सकते तो आप में इतनी पसली होनी चाहिए कि आप अगले बंदे से ये बात कर सकें। होता क्या है कि वो शर्मा शर्मी में मामला ख़राब हो के फिर, जैसे कि आपने बात की, अदील भाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। क्या इससे ज़्यादा बेहतर तरीका ये नहीं है कि अगले पास जाएं, पेट नंगा करें और कहें कि जी ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ फंसा हुआ, मेरे पास अगर 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए या 5 करोड़ नहीं है देने के लिए, तो इस वक्त मेरे पास 20 लाख हैं, मैं आपको 20, 10, 5 इस तरह करके तोड़, अगले को हौसला तो हो जाता है ना कि दूसरा बंदा सीरियस है। और अगर आपके पास नहीं है देने को तो फिर इतनी आप में पसली होके बताएं कि कह देना आके कि जी मैं नहीं दे सकता, आपने अब केस करना है मेरे पे कर ले, मैं मजबूर हूँ। फिर अगले की मर्जी के वो किस तरह हैंडल करें। बिल्कुल, आपका भी राइट है, आपने केस करना है करे, लेकिन गायब हो जाना, फ़ोन ना उठाना, बदतमीजियाँ करना, एक तो आपने ली चीज़ आपने करवाई और फिर आप ही से रिलेशन भी खराब, दोस्ती भी खत्म। मांगने वाला झूठा हो गया। मांगने वाला क्या झूठा हो गया? मांगने वाला फकीर हो गया। मांगने वाला पीछे पीछे फिर रहा होता है, जिसने देना है वो नज़र ही नहीं आता। तो फिर तरीका क्या है लोगों के साथ डील करने का सही? देखिए दिल भाई, हम तीनों में से काम वाइज सीनियर आप हैं, तो ये एडवाइस आप ही हमें दे सकते हैं और पानी बिल्कुल साफ सुथरा है अगर आप। जी मैं अपना ये तजर्बे के बेस पे यही कहूँगा कि लिखत पढ़त भी हुई, कागज़ भी आए। अब रिश्ते इतने मयारी हैं कि उन्हें कोर्ट कचहरियों में ले जाते हुए अभी, अच्छा आपने जो कहा क्या अच्छा आइडिया कि नहीं है तो थोड़े थोड़े करके दे दो। मैं ये कहता हूँ कि बख्शे भी जा सकते हैं, बख्शे भी जा सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो कि वाकई वो एक बंदा क्राइसिस में है, आपको नज़र आ रहा है कि 30 गाड़ियां उसके गैराज में खड़ी मैं आपको बताऊं, मेरे आपने ये बात की ना, नजर आ रहा हो। हाँ। आप 30 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हमारे अपने अब आपको पता है कि रेंज रोवर गाड़ी बड़ी महंगी होती है, 5 करोड़ 8 करोड़ की भी मिलती है, डिपेंड करती है कितनी नहीं कितनी, और इम्पोर्ट शिम्पोर्ट वाला कॉस्ट वगैरह पाकिस्तान में। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने किसी के 2.5 करोड़ रुपए देने हैं,
उस बंदे ने अपनी माँ का इलाज कराना है जिसके 50-60 लाख रुपए उसको चाहिए, वो बंदा पैसे नहीं उसके वापस कह रहा है और कह रहा है मेरे पास तो है ही नहीं, गायब हुआ हुआ है। और उसकी बेचारी अम्मी 70-80 साल की हर रोज लोगों को जवाब दे रही होती है सॉरी, और हर बंदा कहता है कि भाई ए गड्डी ही बेच दो, एक 70 गड्डियां खड़ी हैं ताड़े घर दे विच, एक गड्डी बेच दो। यही मसला मेरे साथ है जी। इसका बेस्ट वे है उसकी गाड़ी उठा के ले आओ घर से। ऐसे नहीं होता ना ऐसे जान, कौन अब उठा वही के वाली बात है ना, ये इस तरह का तो नहीं हो जिसने सकता। 30 गाड़ियां रखी हैं उसने 60 गार्ड भी रखे हुए हैं, उन्हें वो पूरा कर रहे हैं। और जिस अच्छा अगर मजहबी तौर पे भी जाएं तो कर्जदार का जनाजा भी जायज़ नहीं होता, बिल्कुल। दफनाने से पहले भी इसीलिए तो पूछा जाता है। हाँ। कि किसकी का कर्ज देना है तो इसे माफ़ कर दे या वो जो भी है। तो भाई आप जो चीज़ें साथ लेके नहीं जा रहे, अपने हाथों से क्यों नहीं उन्हें दुनिया को दे के जाते कि इंस्टेड आपके मरने के बाद भी लोग आपकी कब्र पे आके आप बस वही यानी बात है ना, पैसों का हौका। एनीवे, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में भी नज़र डालेंगे, ये भी जानेंगे कि आजकल आप दोनों की क्या मसरूफियत चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट यू गाइस वर्किंग ऑन। बट बात वही आ जाती है व्यूअर्स, जो शुरू से लेके अभी तक हम शो में कह रहे हैं, हर बंदे को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि फितरतन एक बंदे की सर्टन, आप लोगों को ऑब्जर्व भी तो करते हैं ना, अगर एक बंदे ने 4 लोगों के पैसे देने और आपके सामने नज़र आ रहा है कि वो नहीं दे रहे, तो आप ना फिर उनको देना पैसे, क्योंकि आपको पता है कि उसने आपको भी वही करना है। पैसा बड़ी बुरी चीज़ है व्यूअर्स, रिश्ते, ताल्लुक, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ बर्बाद कर देता है। इसीलिए कहती हूँ अल्लाह ताला इतना ही दे जितना साम सका। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गपशप भी लग रही है, दिल का हाल भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, और किरण ने हमें ये भी तो बताना है कि हम अपने सोशल मीडिया में क्या मामलात करें इनकी तरह वायरल होने के लिए। लेकिन पहले किचन की तरफ बढ़ेंगे, अपनी वायरल शेफ़ की तरफ। जी मैडम, और होस्ट बाय द वे, आज तो होस्ट हो गए हैं। हाँ जी। सो सिचुएशन ये है कि अफ़गानी कोफ्ता बिल्कुल रेडी है, हमने उसको सैलड के साथ सर्व कर दिया है। सो इट्स रेडी टू ईट। इस तरह से आप इसको फ्राइड अनियन के साथ भी गार्निश कर सकते हैं और कोरिएंडर एंड चिलीज़ के साथ भी। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच बेटे, ब्लेस। Thank you. ओके अदील भाई, प्लीज़ इससे पहले कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डांट आ जाए, गालिब का कलाम आप बड़ा जी, खूबसूरत गालिब पेश के करते ऊपर मेरी पीएचडी भी जी। माशाल्लाह ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। हाय हाय, अब हम डॉक्टर कहेंगे। आप कह दें तो मर्ज़ी। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा एमफिल हुआ और फिर मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी थीसिस, तो वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। बीच में थोड़ा कोविड से लेट हो गया। तो गालिब के हवाले से हम एक तो इवेंट आने वाले दिनों में कर रहे हैं, मसूद अली खान साहब मेरे साथ हैं, फिर कामरान लशारी साहब के साथ मैं फोर्ट में एक बड़ा गालिब नाइट कर रहा हूँ। ओह हाउ वंडरफुल। उसमें तो आप लोग सब आएंगे। मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैं कामरान साहब के तो आपको जो भी वो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा। यकीनन अहमद भी आएंगे, सब आएंगे। तो गालिब का ही एक कलाम मैं आपको सुनाता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर
लहू क्या है, जब आँख ही जला है जिस्म, जहाँ दिल भी जल गया होगा। वाह, जला है जिस्म, जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। गुफ्तगू क्या है। क्या बात है, एब्सोल्युटली गॉर्जस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड व्यूअर्स, विदाउट म्यूजिक, इम्प्रॉम्प्टू, इस तरह किसी के भी, और इतने बड़े शायर का कलाम पेश कर। विदाउट म्यूजिक के वो फील, वो अल्फाज, वो ज़्यादा मज़े का लगने लगा। सो एक प्योर गालिब पे एल्बम बनती है वहाँ, हाँ, मैं गालिब पे ऑलमोस्ट मेरा काम पूरा है। हम उस पे, क्योंकि जब आपकी पीएचडी, जब हम डॉक्टर ऑफिशियली लगा पाएंगे ना, तो उस वक्त फिर हमें ये भी अनाउंस करना चाहिए कि अब हो गई है, अब हम ऑफिशियली लगा सकते हैं डॉक्टर अदील। और उसके साथ साथ फिर हमें नहीं, मैं आपके और अहमद के साथ यकीनन एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहूँगा, और पाइपलाइन में भी है कि गालिब एक ऐसा जुगन नाम है, आज भी जिस शायर की बुक रिलीज़ हुई है मार्केट में शायरी की, वो भी गालिब के हिसार से बाहर नहीं। बिल्कुल। गालिब के बाद आने वाले जितने बड़े शोरा हैं, चाहे उन्होंने खुद ही पे काम किया है, या इंसानियत पे काम किया है, या ह्यूमन राइट्स पर लिखा है, या गुलो गुलजार रुखो रुखसार पे लिखा है, गालिब के हिसार से बाहर नहीं आए। बिल्कुल सही। और गालिब का आप देखिए कि गालिब का बॉडी ऑफ वर्क इतना भी बड़ा नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन हर स्पेसिफिक, अगर आप सिर्फ एक मजमुआ ले लें और उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, तो आपके महीनों निकल जाएंगे। वो एक नहीं, क्योंकि उसमें इतनी थॉट, इट्स लाइक एनी वन ग्रेट, लाइक मंटो की बात कर लें, इकबाल की बात कर लें, एनी ऑफ द ग्रेट राइटर्स, दीप जालिब की बात करें, ये इन सब की बात करें, तो आप जब उनका पढ़ते हैं एक दफ़ा, आपको एक बात समझ आती है, फिर आप पढ़ते हैं 2 और बातें समझ आती हैं, जितनी दफ़ा पढ़ें उतना वास्ट है। एंड हेंस आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि यू सेलेक्टेड गालिब टू बी योर। और क्योंकि देखें, ये जितने नाम जुगन हम लेते हैं बड़े शोरा के, ये इन अहदों के लोग हैं। गालिब आज से 200 साल पहले की और इससे भी पहले की बात हम करते हैं, जब दिया सलाइयों का और शमा का और कलम दुआत का दौर था, उसमें बैठकर बिल्कुल ये अशार बोल देने के, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। क्या बात। और यूं तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन जी के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एंड इस तरह के हज़ारों शेर, यानी तुझे हम वली समझते जो न बादाखार होता, ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादाखार होता। एंड ये देखिए, ये एक मिसरा आज भी मैं समझता हूँ कि कई बड़े बड़े पीएचडी की समझ में भी नहीं आता, जिनकी नहीं आना होता, कि गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। अब सरीर खामा उस वक्त में लिख रहा है, यानी वो रगड़ जो पेन की पेपर पे होती है। लेकिन आप ये देखें कि दिल भाई, अब मैं कह रही हूँ, आपकी तरफ आऊँगी इस चीज़ को लेकर। आप जो सोशल मीडिया के सेंसेशंस हैं, और जो मतलब इन योर ओन राइट आप लोग होस्ट्स हो, बहुत ज़्यादा अब रील्स में जो हैं, हमारे इन बड़े जो शोरा हैं उनके अशार भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा
ये क्या मामला शुरू हो गया नया? अच्छी बात है, शुक्र है यंग लोगों में भी थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है इसके थ्रू। वैसे तो नहीं, लोगों इतने फैमिलियर नहीं है, गज़लें सबके इंटरेस्ट नहीं होते, बट ये कि जब उसको प्रॉपर सिंगिंग वे में लेकर आते हैं तो फिर मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं और बहुत एक अच्छा आपका थीम बन जाता है। और बाय द वे इन कलामों को बैकग्राउंड में प्ले भी किया जाता है, वीडियो बनी हुई है उसके एंड में। पहले तो होता था ना सिर्फ गाने फिल्मों के हो गए, अब वो बड़ा डिफरेंट। सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीस डेज? मेरा ये कि पहले से चीज़ें, वो आपको पहले बताया था, बहुत स्मूथ है पहले से। और रिसेंटली मैंने एक मदर्स डे पे अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था अपने पेज पे। जी, और वो वायरल ही हो गई। वो वायरल हुआ, एक बैंड को बहुत अच्छा रिस्पांस किया उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगा बैंड को। लेकिन हमारी ट्विनिंग थी, सेम ड्रेस था, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि मेरी बेटी है, उनको सिबलिंग समझ रहे थे कि ठीक है ये। वेल, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और एक स्किन केयर का बहुत अच्छा एक, वो तो खैर यू आर अ जीनियस था, बहुत अच्छी उसकी वीडियोस क्या कर करके ट्रेन हो जाते हो, एक चीज़ कर रहे हो उसको रिपीट कर रहे हो तो बहुत चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। ऑडियंस बहुत एंगेज्ड है और फॉलोइंग तो बाय द टाइम बढ़ती है। वो आपका तो रिसेंट हमें पता है कि दी अवार्ड एंड PhD और ये सारी चीज़ें। आपसे मैं ये एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, आज क्योंकि ज़िले हुमा जी की डेथ एनिवर्सरी है और मैडम जी को आप अपना उस्ताद भी मानते हैं, रूहानी भी, और मैंने बड़ा काम किया, और ज़िले हुमा जी के साथ तो आपके और प्यार बहुत प्यार। यू वर लाइक बहन भाई, इवन तो वो आपसे काफ़ी बड़ी थी बट आपको बिल्कुल ही छोटे भाइयों की तरह। लेकिन जब हम एक फील्ड में काम करते हैं तो फिर नहीं, बट उन्होंने छोटे भाइयों की तरह आपसे बहुत प्यार किया। और वो मैं आपको बताऊं कि खग्गे रावी के जो होते हैं वो भून के भेजती थी और रास्ते में ड्राइवर को पैसे दे के कहती थी कि फ़लाँ जगह से खमीरी रोटी ले के छोड़ के आनी है। खाना खिलाने का उन्हें जितना शौक़ था, बड़ी और उनके लाड का तरीका ही अपने आप को सजाने का, अपने आप को सजाने का, और बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी इस दुनिया की। और मलका तरन्नुम की बेटी होने का एजाज़ तो उन्हें हासिल रहा ही, लेकिन ज़िले हुमा बज़ाते खुद, क्योंकि म्यूज़िक की उन्होंने बचपन में ट्रेनिंग नहीं ली थी, मलका ने उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ा के जल्दी से ब्याह दिया था उनकी ज़िंदगी, और उनको मना किया था, लेकिन जब एंड में आई भी थी तो उनकी इजाज़त से थोड़ा सा बना के आई थी फिर। बिल्कुल। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और हमारी ढेरों दुआएं हैं उनके लिए। बहुत सी हसीन गोल्डन मेमोरीज़ मेरी उनके साथ हैं, कई हसीन व जमील वाक़यात हैं जो यकीनन किसी प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। बहुत सी जगह मुशर्रफ साहब की तरफ तो मैं और वो अक्सर जाते थे, और 70s के गाने हमने गाने माहौल बना देना। जरदारी साहब भी, उनकी हाँ भी बहुत दफ़ा इत्तेफाक हुआ, और ऐसे गोल्डन और यादगार गीत और गज़लें हमने गाई के क्या ही। बात। तो दिल भाई, एंड में आप दोनों से मैसेज देना चाहूँगी। हमारे आज के टॉपिक को ज़रूर याद रखिएगा कि अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि ज़िंदगी में हमें सोच से समझ के चॉइसेस करनी चाहिए। तो आप एडवाइस के तौर पे क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आप भी और आप भी, और फिर आपसे मैंने एक और थोड़ा सा चाहे सुनाइएगा, लेकिन कलाम सुन के शो कर लो। मैं यकीनन दोस्तों ये कहना चाहूँगा इस खूबसूरत मॉर्निंग शो से, स्पेशली जब आप किसी से कर्ज़ लेते हैं, खुदारा उसे वापस कर दिया करें। इतने उज़र, इतने बहाने ना बनाया करें। अगर आपके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा खाना, अच्छे पैसे हैं, तो कोई रीज़न नहीं कि आप उस कर्ज़ को अदा ना करें जो आपने किसी से वादा करके लिया हुआ है, बिकॉज़ आप मर भी जाएंगे तो वो कर्ज़ माफ़ नहीं होने वाला। Exactly. अगर जैसे जुगन ने कहा, अगर नहीं है तो किस्तों में दे दें। और उससे बढ़ के एक बात, ये सिर्फ बाय द वे किसी एक इंसान से रिलेटेड नहीं, आप अगर कहीं जॉब भी करते हैं, वहाँ पे भी अगर आपकी सैलरी ड्यू है तो वो भी आप उस कंपनी पे कर्ज है, क्योंकि काम तो आपने कर लिया। सो अपने राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाएं ज़रूर अगर आप कहीं फंसे हुए हैं। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, ना लेना कर्ज, अव्वल तो कर्ज ना लें, अपनी ज़िंदगी को अजाब डालने वाली बात है। और अगर ले लिया तो ये सोच समझ के लें कि कर्ज है, ये कोई एवं ही आपको गिफ्ट नहीं मिला। और गिफ्ट होता है, कर्ज होता है, गिफ्ट की गिफ्ट रिसीट बनती है। ये कह रहा हूँ जुगन कि अगर नज़र आ रहा हो ना कि उसके पास पैसे नहीं तो हम बख्श भी दें, नज़र आ रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसे और 30-30 गाड़ियाँ और 50 नौकर घरों में हैं, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारी मोहब्बत और वफ़ाएँ हैं कि हमने नाम नहीं लिया। वरना हम सोशल मीडिया पे वो भी बच्चों वाले हैं, फैमिलियों वाले हैं, हम नाम भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी हमारी मोहब्बत है कि हम नाम नहीं ले रहे। थैंक यू सो मच भैया जी।
अच्छा, बात वही है कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप फैमिली और फ्रेंड्स को मत दें कर्ज। अगर आपने देना ही आपके कर्ज देख भी रहे नहीं, हो, मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो उस कसम से बिजनेस में भी नहीं, नहीं जाना अगर चाहिए, आप ताल्लुक बर्बाद हो जाता है। अगर वो बहुत डिजर्विंग है तो आप गिफ्ट कर दें, वैसे दे दें, बट कर्ज देने वाला ये सही काम कह जो है ना, ये बहुत ख़राब है। वो रिश्ता भी ख़राब है, क्या दोस्ती करें, भी मुंह लटका ख़त्म के आ है, जाते हैं बहुत माँ। मुश्किल है। ये रिसेंटली हमारे साथ चल रहा है। अब इतना मुश्किल हो गया है उनसे पैसे वापस लेना कि आप भूल जाएं फिर अपने पैसों को। यही तो बात है ना व्यूअर्स, हर बंदा यहाँ पे दुखा हुआ बैठा है, मत कर्ज हर बंदा यहाँ पे देना दुखा हुआ ख़त्म बैठा कर है। दें। अब चुटकी सी हमारी की नहीं, फातिमा भी परेशान, मैंने भी आपके साथ अपने 2-3 वाक़े, अदील भाई जैसे इतने माशाल्लाह सीनियर अकम्पलिश्ड आर्टिस्ट हमारी। एक नहीं, कितने लोग हैं। मैं वैसे कह रही हूँ चुप करके कि ये बैठते सिर्फ हैं। अभी 4 लोग आपके सामने और 4 कह रहे हैं, चारों के चारों कह रहे हैं हम डसे हुए हैं। सो बात ये है कि डसने वाले भी थोड़ा ख्याल कर लें। एनीवे, यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे आपसे मजीद गालिब का कुछ कलाम सुनते हैं। नुक्ता ची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। नुक्ता ची है गमे दिल, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, के लगाए न लगे और बुझाए न बने। नुक्ता ची है गमे दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर जज्बाए दिल उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने, उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बिना ये न बने। नुक्ता ची है गम